श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। राजस्थान के कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत सिलेबस करवाने वाला रीड संस्कृत का पूरा कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाले के शिक्षा गुरु संस्कृत चैनल पर आपका स्वागत है। हमने 3 वीडियो बना दिए शिक्षण वीडियो के। चौथा संस्कृत विधियां रीड का वीडियो के अंदर भाग 2 का ख संस्कृत शिक्षण अधिगम के साधन अपन पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत शिक्षण के अधिगम के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये बात आप जरूर जान लें, और लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए आप थम जाइए। रीड पाठ्यक्रम के 150 में से 30 अंकों की संस्कृत भाषा, चाहे फर्स्ट लेवल हो, चाहे सेकंड लेवल हो, चाहे प्रथम भाषा संस्कृत हो, चाहे द्वितीय भाषा संस्कृत हो, 30 अंकों को 6 भागों में बांट दिया गया है। संस्कृत भाषा के 6 भागों में से प्रथम 3 भाग तो व्याकरण के हैं, जिसमें संस्कृत व्याकरण के 22 से 26 टॉपिक व्याकरण के हैं, वर्णमाला से लेकर वाच्य तक, जो कि हमारे YouTube चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत पर सबके सब बहुत ही अच्छे व सरल तरीके से समझाए हुए हैं। संस्कृत भाषा के 6 भागों में से अंतिम 3 भाग संस्कृत विधियों के मेथड के हैं, जो 15 नंबर के 15 नंबर की व्याकरण है, जिनको हम यहाँ विस्तार से समझाने जा रहे हैं, जिसके 3 वीडियो हमने पहले बना दिए, चौथा हम बनाने जा रहे हैं, और आगे भी तीसरे भाग की वीडियो बनेंगे। हम आपको संस्कृत शिक्षण विधियों को टॉपिक वाइज समझाएंगे, यानी पूरा सिलेबस के अनुसार शिक्षण विधियों के प्रत्येक टॉपिक के अंत में इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे उसे संस्कृत में समझाएंगे और विधियां हिंदी में समझाएंगे। देखिए, रीड पाठ्यक्रम में संस्कृत शिक्षण विधियों के 3 पार्ट कौन कौन से हैं। पहले पार्ट में शिक्षण विधियां व शिक्षण सिद्धांत, इसके कुल 2 वीडियोस हमने बनाए, उसके बाद में संस्कृत में प्रश्न बना करके समझाए। दूसरा है भाषा कौशल अधिगम के साधन, पाठ्य पुस्तक संप्रेषण के साधन। इस दूसरे भाग का पहला वीडियो यानी भाषा कौशल का वीडियो बहुत अच्छे से बन गया है, और अभी हम अधिगम के साधन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक और संप्रेषण के साधन तथा प्रश्न इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो कि आपका चौथा वीडियो बनेगा। 5वें और 6ठे वीडियो में हम मूल्यांकन, मौखिक लिखित प्रश्नावली, सतत मूल्यांकन और उत्तरात्मक शिक्षण पढ़ेंगे, जो कि 15 नंबर का पूरा सिलेबस आपके हो जाएगा। अब आप देखिए भाग 2 संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन। अधिगम का मतलब होता है सीखना। हम सीखते हैं तो उनके साधन कौन कौन से हैं। तो शिक्षण विधियां पढ़ते हैं। शिक्षण विधियों में शिक्षण अधिगम के मुख्यतः 3 प्रकार के अधिगम के साधन होते हैं: दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं इनको आप दिमाग में रखना। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से दृश्य साधन कौन सा है, निम्न में से श्रव्य साधन कौन सा है, निम्न में से दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि ये प्रोजेक्टर है, ये कौन से प्रकार का साधन है, तो उसमें दृश्य आएगा। ठीक है ना। दृश्य का मतलब जो साधन जिसको अपन सिर्फ देख करके सीखते हैं, ठीक है ना, उसको देखा और अपन सीख गए, वो हो गया दृश्य साधन। और श्रव्य साधन जिसको अपन सुनते हैं, जैसे रेडियो सिर्फ सुनते हैं, तो वो साधन जिसको अपन सिर्फ सुन करके याद करते हैं, सीखते हैं, अधिगम का साधन है दृश्य साधन, श्रव्य साधन। और तीसरा प्रकार दृश्य श्रव्य, समझ में आ रहा है। दृश्य और श्रव्य दोनों कंबाइंड होता है। जैसे टेलीविजन, टीवी को अपन देखते भी है और सुनते भी है, इसलिए ये दृश्य श्रव्य साधन हो गया। बात समझ में आई ना। तो 3 प्रकार के साधन हो गए: दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। आगे समझ में। अब अपन दृश्य साधनों की विवेचना करते हैं। सामान्य प्रकार के और यांत्रिक प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। वैसे कोई प्रकार नहीं पूछता, लेकिन समझने के लिए। श्यामपट, श्यामपट दृश्य साधन है, देख करके सीखते हैं। श्यामपट बोलता थोड़ी। चार्ट या भित्ति चित्र, वॉलपेपर, भित्ति चित्र, चार्ट, कोई चार्ट है वो बोलता थोड़ी है, उसको देख करके अपन सीखते हैं। मॉडल, मॉडल को संस्कृत में प्रतिकृति कहते हैं। मॉडल, कोई मॉडल बना के लाते हैं लेसन में वगैरह, तो मॉडल देख करके अपन सीख लेते हैं, वो आपका दृश्य साधन है। चित्र, चित्र भी दृश्य साधन है। मानचित्र या रेखा चित्र, ये सारे दृश्य साधन है। पाठ्य पुस्तक भी दृश्य साधन है। इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है? पाठ्य पुस्तक, श्यामपट, ये आपके दृश्य साधन है। ठीक है ना। और शैक्षणिक भ्रमण, भ्रमण करने जाते हैं तो वहां देख के सीख लेते हैं। ठीक है ना। जवाई बांध कहाँ है उसको देख करके सीख लेते हैं वहां। ठीक है ना। माउंट आबू पे अपने लक्की झील देखी तो वहां पर अपन सीख गए। तो ये भी आपका, ये भी इंपोर्टेंट हो गया। शैक्षणिक भ्रमण है
वो क्या है आपका दृश्य साधन है। अब यांत्रिक में प्रोजेक्टर आता है ना, उसमें स्लाइड शो चलता है, तो वो क्या होता है सिर्फ देख करके सीखते हैं, प्रोजेक्टर बोलता नहीं है, इसलिए वो भी एक श्यामपट्ट की तरह यांत्रिक साधन हो गए। चित्र विस्तारक यंत्र, एबिडोस्कोप क्या होता है, स्लाइड शो चलता है, आगे से आगे चित्र बढ़ता रहता है या उसको जूम करके देखते हैं, तो वो आपका क्या हो गया दृश्य साधन, ठीक है ना। अब आता है आपका श्रव्य साधन, सिर्फ सुनते हैं, वो कौन कौन सा होता है, रेडियो आकाशवाणी, रेडियो को संस्कृत में आकाशवाणी कह दो, तो ये आपका श्रव्य साधन है, सिर्फ सुनाई देता है। टेप रिकॉर्डर को संस्कृत में कहते हैं ध्वनि मुद्रिका, ठीक है ना। ये याद रखना, ऐसे आपको ऑप्शन में दे देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 30 में से 30 कहां से आएंगे, और हमारे चैनल पर पूरे टॉपिक देखोगे तो 30 में से 30 आएंगे, और ऐसा हुआ भी है। ग्रामोफोन प्राचीन काल में हुआ करता था, उसको वर्तुल ध्वनि संग्राहक कहते हैं, जो कि सिर्फ सुनाई देता है। वर्तुल ध्वनि संग्राहक, वर्तुल का मतलब टेढ़ा दिखाई देता है, आप उसको यूट्यूब में या मतलब उसको क्या बोलते हैं, विकिपीडिया नेट पे सर्च करके देना ग्रामोफोन, तो वो टेढ़ा थोड़ा सा आगे से, और उसको ध्वनि संग्राहक, ठीक है ना, आवाज को संग्रह करता है, तो वर्तुल ध्वनि संग्राहक ग्रामोफोन को कहते हैं। अब आ गया लिंग्वाफोन आपके श्रव्य साधन है, भाषा संग्राहक होता है, भाषा एबीसीडी वगैरह बोलते हैं, लिंग्वाफोन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी लिंग्वाफोन आपका श्रव्य साधन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में कैसेट को ध्वनि संचिका कहते हैं, ध्वनि को संचित करती है, और ध्वनि मुद्रित कौन करता है, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, ये आपके हो गया। अब आता है दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य भी है श्रव्य भी है। टेलीविजन जिसको दूरदर्शन कहते हैं, दूर से दर्शन होते हैं, लोग तो दूर बैठे हैं, अपने को दर्शन होता है, दूरदर्शन आ रहा समझ में। कंप्यूटर भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसको संगणक कहते हैं, संगणक, ठीक है ना, अच्छी तरह से जो गणना कर लेता है कंप्यूटर, तो ये आपका दृश्य श्रव्य साधन हो गया। और सिनेमा चलचित्र कहते हैं, सिनेमा को चलचित्र, चलते हुए चित्र दिखाई देते हैं और सुनाई भी देता है, वो सिनेमा हो गया, तो दृश्य और श्रव्य साधन हो गया। नाटक इंपॉर्टेंट चीज है, नाटक शैक्षणिक भ्रमण, इनकी तुलना करके क्वेश्चन गलत मत करना। नाटक के अंदर अपन को पात्र दिखाई भी देते हैं और अपन को सुनाई भी देते हैं, इसलिए दृश्य श्रव्य साधन हो गया। दृश्य और श्रव्य दो ही है साधन, तीसरा तो है ही नहीं। दृश्य श्रव्य और लेख्य क्या होता है, ऐसे कुछ लोग भ्रमित कर देते हैं। इंटरनेट भी दृश्य श्रव्य होता है, उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो अभी यूट्यूब, है ना, के शिक्षा गुरु संस्कृत। इस इंटरनेट को संस्कृत में क्या कहते हैं, अंतरजाल, ठीक है ना, अंदर ही अंदर जाल फैला देता है। मोबाइल आपका दृश्य श्रव्य साधन, इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना। यहाँ पर आप लोग दृश्य साधनों में मोबाइल यहाँ नहीं बोल सकते कि म्यूट करके देख लेंगे, अरे म्यूट करके उसको चुप करके आवाज करके देख लोगे, लेकिन उसके अंदर आवाज तो है ना, इसलिए ये मोबाइल क्या हो गया, दृश्य श्रव्य साधन आ गया। उसके बाद में अध्यापक आपका दृश्य श्रव्य साधन है, तो ये अध्यापक, पाठ्यपुस्तक और श्यामपट्ट, ये श्यामपट्ट और पाठ्यपुस्तक तो सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ सुनाई देता है ऐसा कोई साधन नहीं है, वो है अध्यापक जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, अध्यापक बोलता भी है, इसलिए ये कई लोग इसको गलत कर देते हैं और गलत भी पढ़ाते हैं, इसलिए अध्यापक दृश्य श्रव्य साधन आता है। तो ये आपने संस्कृत शिक्षण के अधिगम के साधन पढ़े, बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही लॉन्ग कट पढ़ लिया है। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बताई दीजिए। अभी आपके भाग 2 का ग, ठीक है ना, अधिगम साधन पढ़ लिया। अब पाठ्य पुस्तक, संस्कृत पाठ्य पुस्तक, ये भी आपके रीड टॉपिक है, क्योंकि हम रीड के अंदर जो टॉपिक है उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत पाठ्य पुस्तक के बारे में जो जो बातें बनती है यहाँ बताई हुई है। संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अधिगम के स्त्रोत में अध्यापक, छात्र एवं पाठ्य पुस्तक, ये 3 साधन ही होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। बात समझ में आई ना। संस्कृत पाठ्य पुस्तक का स्वरूप, प्राथमिक स्तर पर पुस्तक चित्रित एवं रंगीन होनी चाहिए तथा आकर्षक होनी चाहिए, शिक्षण सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर छात्रों का अध्ययन चिंतन शक्ति से जोड़ने वाला होना चाहिए, और उच्च स्तर पर अध्ययन तार्किकता से जोड़ने वाला होना चाहिए। तर्क देना शुरू कर दे कि उच्च स्तर पर तो बच्चे खुद ही पुस्तक बना दे, ऐसा होना चाहिए। अब संस्कृत पाठ्य पुस्तक की विधाएं कौन कौन सी?
गद्य शुरुआती शिक्षण है, परंतु यह कवियों की कसौटी है। गद्य कविनाम निक्षम, गद्य कवियों की कसौटी है, इसलिए गद्य सरल भी होता है और सबसे कठिन भी होता है। संस्कृत की बात, पद्य, श्लोक, कवितात्मक, लयात्मक, छंदात्मक, अन्वयात्मक, शब्द सौंदर्य, अर्थ चमत्कार, ये सारी चीजें किसमें आती है? पद्य में। ठीक है, श्लोक होते हैं। नाटक, किसी दृश्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों के लिए रुचिकर और सुग्राह्य होता है नाटक। ठीक है ना। अब चंपू, गद्य और पद्य दोनों का कंबाइंड रूप होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको चंपू कहते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक संबंधित बातें थी। अब अपन भाग 2 का घ, संस्कृत शिक्षण के संप्रेषण के साधन, ये आपके टॉपिक है ना। रीड के अंदर संस्कृत विधियों के 3 भाग हैं, तो 3 में पहला हो गया, दूसरे का पहला वीडियो हो गया, दूसरे वीडियो में घ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चौथा भाग, दूसरे का चौथा भाग है संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है, बाकी इसमें कोई रटने की चीज नहीं है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है भेजना, अध्यापक के द्वारा अपने ज्ञान को बच्चों तक भेजना संप्रेषण कहलाता है। उसके साधन कौन कौन से देखो। संप्रेषण, संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है भेजना। शिक्षण में संप्रेषण का अर्थ क्या होगा? पढ़ाई में संप्रेषण का अर्थ होगा किन्हीं माध्यमों से शिक्षण को छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाना संप्रेषण होता है, तथा वे माध्यम संप्रेषण के साधन होते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में, लॉन्ग कट समझा रहे हैं आपको। संप्रेषण के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? अध्यापक, पाठ्यपुस्तक और अन्य साधन। अध्यापक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन होता है, फिर आता है पाठ्यपुस्तक और अन्य साधन आ जाते हैं। ये संप्रेषण के साधन है आपको। अध्यापक छात्रों के अधिगम संप्रेषण, यानी अधिगम संप्रेषण यानी ज्ञान प्रदान करने का प्रमुख साधन है अध्यापक ही होता है, क्योंकि छात्र अध्यापक द्वारा ही सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है तथा छात्रों का अध्यापक पर पूर्ण विश्वास भी होता है। यह साधन प्राथमिक स्तर पर अति आवश्यक एवं उपयोगी है। ठीक है ना। बात जो यहाँ पर लिखनी है पूरी लिख दी। अध्यापक संप्रेषण का सबसे बड़ा साधन होता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर अध्यापक पर ही विश्वास करते हैं, इसलिए जो अध्यापक मुंह से बोलते हैं बच्चे उसको पूरा का पूरा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वो प्राथमिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यापक नहीं होगा तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे प्राथमिक स्तर पर किताबों को पढ़ना ही नहीं सीख पाएंगे, इसलिए अध्यापक का सबसे बड़ा रोल प्राथमिक स्तर पर होता है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक। दूसरा साधन क्या? शिक्षण के संप्रेषण का दूसरा साधन है पाठ्य पुस्तक। संस्कृत के अधिगम संप्रेषण का द्वितीय साधन पाठ्य पुस्तक है। अध्यापक की अनुपस्थिति या अध्यापक की सलाह से छात्र पाठ्य पुस्तक से अधिगम प्राप्त कर सकता है। यह साधन उच्च स्तर पर सर्वाधिक मान्य है, क्योंकि बड़े छात्र स्वाध्याय कर सकते हैं। अपने आप पढ़ने के लिए बच्चे बड़े होने चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं आती है, तो ये पाठ्य पुस्तक आपके उच्च स्तर पर होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर पाठ्य पुस्तक काम आती है, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक बहुत ही आवश्यक है। अब अन्य साधन, माता पिता संप्रेषण के साधन है, ट्यूशन पढ़ा देते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग वगैरह सब आपको पढ़ाते हैं। समाज के अंदर भी संप्रेषण होता है, बच्चों में सीखते हैं। टेलीविजन भी आज बहुत कुछ हो गया है। और आपका ये जो यूट्यूब भी लिख दो यहाँ पर। यूट्यूब को क्या कहेंगे? भवन नलिका। ठीक है ना, कोई बात नहीं। भवन नलिका, ये टेलीविजन, भवन नलिका आदि अन्य अधिगम के संप्रेषण के साधन हैं। तो आप भी हमारे भवन नलिका को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो, अपना चैनल समझ करके बहुत ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाने हैं आपको। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोचिंगों में केवल पढ़ाते हैं तो वहां पर तो उतने ही बच्चे सीख पाते हैं। अब पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ सके, सीख सके, समझ सके, इसलिए के शिक्षा गुरु आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक कुछ भी मत भूलना, सब कुछ करना। अब हम आपको बता देते हैं कि आपके रीड के अंदर 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट में जो 3 पॉइंट है, इसके 2 वीडियोस हमने बना दिए, और दूसरे पॉइंट के अंदर जो आपके भाषा कौशल है उसका वीडियो अलग से बन गया। और यहां पर हमने सबसे पहले इस वीडियो में यहां से शुरू किया, यहां तक आए हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में अब एक इसके प्रश्नोत्तर और करने जाएंगे, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान दे देते हैं। संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन पढ़ लिए अपने, ठीक है ना।
संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन पढ़ लिए, ठीक है ना, अधिगम के साधन, संप्रेषण के साधन और संस्कृत पाठ्य पुस्तक, ये 3 टॉपिक इस वीडियो में पढ़े हैं। अधिगम के साधन कौन कौन से थे? श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन कौन कौन से थे? अध्यापक, पाठ्य पुस्तक और अन्य साधन। अन्य साधन है माता पिता, है ना, समाज, बड़े बुजुर्ग और टीवी वगैरह, ये पढ़े थे। और संस्कृत पाठ्य पुस्तक भी अपन ने पढ़ ली। संस्कृत पाठ्य पुस्तक में अपन ने क्या पढ़ा? संस्कृत पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर कैसी होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर पर कैसी होनी चाहिए, क्यों आवश्यक है और उसकी विधाएं कितनी प्रकार की है। ये बहुत नॉर्मल बातें हैं लेकिन पढ़ना आवश्यक है। अब अपन इस दूसरे पार्ट के प्रश्नोत्तर कैसे बनते हैं वो पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि ये पूरा पार्ट पढ़ाने के बाद में प्रश्नोत्तर समझाया आपको। ये पूरा पार्ट पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नोत्तर आपको समझा रहे हैं कि संस्कृत में कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हम हिंदी में समझा रहे हैं और संस्कृत में प्रश्नोत्तर समझा रहे हैं। इसके बाद में ये है, इसको पूरा समझा के संस्कृत भाषा शिक्षण, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, फिर मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये पढ़ा करके इनके प्रश्नोत्तर समझाएंगे। वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो अभी अपन इस दूसरे भाग के प्रश्नोत्तर देखते हैं, उसको समझते हैं कि इसके प्रश्न कैसे बनते हैं। चलिए, भाग दूसरा, उसका क ख ग घ 4 पॉइंट है ना। क का अलग वीडियो बना था, ख ग घ का अलग वीडियो बनाया, उसके प्रश्नोत्तर यहाँ पर समझा रहे हैं। यानी संस्कृत रीड संस्कृत वीडियो का ये 4था वीडियो है, 5वां 6ठा वीडियो इसके बाद में है। 6 वीडियो से पूरा आपके 15 नंबर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रश्न पहला, भाषा कौशला नाम उचित क्रम अस्ति। भाषा कौशलों का उचित क्रम क्या है, ऐसा प्रश्न पूछेंगे और ये कई बार पूछा हुआ है और यही प्रश्न बनता है। लेखन, पठन, भाषण, श्रवण, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, श्रवण, भाषण, लेखन, पठन, श्रवण, पठन, भाषण, लेखन। अब आपको पता है तो आप बोलो, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। जिसको पता नहीं है उनको मैं समझा रहा हूँ कि मैंने आपको ये जब भाषा कौशल पढ़ाया था उस समय ये बोला था कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो भाषा कौशल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला भाषा कौशल क्या होता है? बच्चा सुनता है। तो इन ऑप्शन में ये ऑप्शन डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पर श्रवण कौशल लास्ट में, लेखन कौशल है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरे के अंदर यहाँ श्रवण आ रहा है, यहाँ श्रवण आ रहा है, यहाँ श्रवण आ रहा है, मतलब दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ये तरीका बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन वाले क्वेश्चन कैसे राइट किए जाते हैं। फिर सुनने के बाद में वो लिखता है क्या? नहीं। सुनने के बाद में पढ़ता है? नहीं। तो सुनने के बाद में बोलता है, वो भाषण होता है। भाषण यहाँ पर भी है, क्योंकि जो सुनता है वो बोलता है, अम्मी, अब्बा, ऐसे। तो सुनने के साथ में अब चौथा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पठन लिखा हो, पढ़ता नहीं है। तो पहला और चौथा गलत हो गया। सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब लेखन और पठन, पठन और लेखन। अब लिखना सबसे लास्ट में होता है, आपको पता है ना। पहले तो वो सुनता है फिर बोलता है, ये अपने घर पर करता है वो। फिर स्कूल जाता है तो वहां पढ़ना सीखता है पहले, फिर लिखना सीखता है। तो ये आपके दूसरा ऑप्शन राइट हो गया। लिखता, पढ़ना नहीं है। तो भाषा कौशलों का उचित क्रम आपके ये इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए, लेखन कौशले प्रथमम वाचनम पठनम अनंतरम लेखनम यदि कस्य मतो अस्ति। लेखन कौशल में पहले पढ़ना उसके बाद में लिखना, पहले पढ़ना और उसके बाद में लिखना, ये किसका मत है? प्रोबेल का, मारिया मोंटेसरी का, प्लेटो का या अरिस्टो का? किसका है? पहले पढ़ना फिर लिखना, इसका नहीं, इसका तो नहीं, ये प्रोबेल का है। क्योंकि इसने तो क्या कहा था? पहले लिखना और फिर पढ़ना। मारिया मोंटेसरी ने कहा पहले लिखना सीखना बच्चे को, ये ना वो काष्ठ अंगुली हिलाना, इस तरह से पहले लिखना और फिर पढ़ना। सुनना बोलना की बात दूर है, पहले लिखना फिर पढ़ना, ये किसने? मारिया मोंटेसरी ने कहा। लेकिन पहले वाचनम पठनम उसके बाद में लेखनम, ये किसने कहा था? प्रोबेल ने कहा था। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
मौखिका विभक्ति कस्य कौशलस्य उद्देश्य अस्ति। मौखिका विभक्ति किस कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल का, भाषण कौशल का, पठन कौशल का या लेखन कौशल का? तो मौखिका विभक्ति, मौखिक का मतलब बोलना, बोलना का होता है, पढ़ने में भी तो होता है ना, लेकिन वहां मौखिक नहीं होता, वहां पर किताब को देख के होता है। मौखिक तो केवल भाषण कौशल में होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा राइट है इसका, भाषण कौशल में। अब इसके चारों के बता दो। श्रवण कौशल में क्या उद्देश्य होता है? श्रवण कौशल में श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, पठन कौशल में पठित्वा अर्थ ग्रहणम, लेखन कौशल में लिखित्वा अर्थ ग्रहणम। केवल भाषण कौशल में मौखिका विभक्ति नाम का लेखन कौशल आपका कौशल उद्देश्य होता है। तो चारों आपके दिमाग में होना चाहिए। भाषण में मौखिका विभक्ति है, बाकी सब है अर्थ ग्रहणम, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, लिखित्वा अर्थ ग्रहणम। क्लियर हुआ ना? अब देखते हैं चौथा प्रश्न। दूरदर्शन अधिगमस्य साधनम अस्ति। दूरदर्शन अधिगम का साधन है दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य या ग्राह्य। ग्राह्य तो होता नहीं, ऐसे ऑप्शन बना दिया। तो अब देखिए, दृश्य शब्द ने हाँ दिखता है, श्रव्य हाँ सुनाई देता है, तो राइट कौन सा करोगे? ये पढ़ा है ना, दृश्य श्रव्य दोनों, तो इसका तीसरा राइट हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ग्राह्य तो आएगा ही नहीं। आपको बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने दूसरा भाग क्लियर किया। अब तीसरा, 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।